मैं डॉक्टर महादेव सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज, मंडपिया, चित्तौड़गढ़। आज पढ़ेंगे हम भारतीय संघ या भारतीय संघवाद, जो हम जिसको हम इंडियन फेडरेशन या यूनियन कहते हैं, विशेषकर यूनियन शब्द का प्रयोग करते हैं। भारतीय संघ के बारे में पढ़ने से पहले हम समझें कि फेडरलिज्म या संघवाद होता क्या है। संघवाद दो शब्दों, संघ और वाद शब्दों से मिला हुआ है। संघ शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के फोइडस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है संधि या समझौता। इस प्रकार संघ सार्वभौमिक राज्यों के मध्य एक पारस्परिक समझौते का परिणाम होता है। संघ राज्यों द्वारा निर्मित होता है। एक राज्य होता है जिसमें दोहरी राजनीतिक व्यवस्थाएं होती है, एक तरफ संघ की राजनीतिक व्यवस्था और दूसरी उसकी इकाइयों की राजनीतिक व्यवस्था, यानी संघ सरकार यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, इकाइयां, ये मिलकर संघ का या फेडरेशन का निर्माण करती है। ये निर्माण दो प्रकार का हो सकता है। केंद्रमुखी शक्तियों के द्वारा इस संघ का निर्माण किया जा सकता है, केंद्र विमुखी शक्तियों के द्वारा इसका निर्माण किया जा सकता है। भारत के संविधान की हम बात करें तो भारत के जो संविधान सभा में संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ राज्य की स्थापना की है। यहाँ फेडरेशन शब्द का प्रयोग न कर यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे हमारे भारत का संविधान का अनुच्छेद 1 स्पष्ट कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, इंडिया शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब यह है कि भारत एक यूनियन है, इसमें राज्यों को संघ से अलग होने की अनुमति नहीं होती, क्योंकि ये राज्यों के मध्य समझौते का परिणाम नहीं है। अब अपितु संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया तभी इसको संघ का रूप दिया, यूनियन का रूप दिया है। और हम इस प्रकार कह सकते हैं राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते, तो ये एक प्रकार का अविनाशी यूनियन है। भारतीय संविधान में हम बात देखें कि इसमें संघात्मकता के क्या लक्षण हैं और एकात्मकता। दो संघीय व्यवस्था दो प्रकार की होती है, संघात्मक और एकात्मक। तो हम भारतीय संविधान एक विश्व में एक अनोखा संविधान है जिसमें संघात्मकता के भी लक्षण हैं और एकात्मकता के भी। इसमें संघात्मकता के लक्षण ज्यादा दिखाई देते हैं, एकात्मकता कम। तो हम तो बात करें भारतीय संविधान में संघात्मकता, यूनियन, फेडरलिज्म के क्या लक्षण है। तो पहले जो विशेषता है कि संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से 3 सूचियां दी गई है। इन 3 सूचियों के अंदर संघ और राज्यों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। पहली सूची है संघ सूची। संघ सूची को में संघ को कानून बनाने की सर्वशक्ति होती है, यानी संसद है वो कानून बनाने में इसमें सुप्रीम होती है। इसमें कुल 97 विषय दिए गए हैं जिनके ऊपर संसद को सार्वभौम अधिकार है कि वो कानून बनाए। जैसे सुरक्षा है, विदेशी मामले हैं, युद्ध है, शांति है, रेल है, आदि कई विषय हैं जिनको, डाक तार है, ऐसे विषय हैं जिन पर सिर्फ संसद ही कानून बना सकती है। दूसरी सूची होती है राज्य सूची। इस सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्यों को दिया गया, यानी राज्य की विधानसभाएं इनके अंदर कानून बनाने में सर्वोपरि है। और इसमें कुल 66 विषय होते हैं, जिसे पब्लिक ऑर्डर है, लोक व्यवस्था है, पुलिस है, जेल है, न्याय है, स्थानीय स्वशासन है, आदि कई विषय हैं जिनके ऊपर राज्य विधानसभाएं कानून बनाने में सक्षम होती है। पर कुछ विशेष परिस्थितियां हो जाती है तो राज्य सूची के अंदर केंद्र सरकार भी कानून, संघ सरकार भी कानून बना सकती है। समवर्ती सूची, ये कॉन्करेंट जो लिस्ट है वो संघ और राज्य दोनों ही इसमें कानून बना सकते हैं। परंतु अगर किसी संघ और राज्य जो विधानसभाओं के द्वारा और संसद के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उन कानूनों में कहीं पर कोई टकराव हो जाता है तो उस टकराव की स्थिति में संघ का जो कानून है वो प्रभावी होगा। इसमें 47 विषय हैं जिनके ऊपर दोनों कानून बना सकते हैं। जैसे दीवानी और फौजदारी का कानून है, विवाह है, तलाक है, परिवार नियोजन है, ऐसे विषय हैं जिनके ऊपर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकती है। और जो बाकी बच गई इसमें लिस्टिंग करने से उनके ऊपर अवशेष शक्तियां होती है, वो सारी की सारी केंद्र सरकार के पास है। दूसरी संविधान की सर्वोच्चता। भारत में जो संविधान है वो सुप्रीम है। भारत के संविधान को लॉ ऑफ द लैंड कहा गया है।
इस संविधान के ऊपर कोई नहीं है, ना संसद संविधान के ऊपर है, ना राज्य विधानसभाएं हैं, ना सुप्रीम कोर्ट है। कोई भी संस्था इंस्टीट्यूशन संविधान से ऊपर नहीं है। भारत में जो एक स्वतंत्र न्यायपालिका संघीय व्यवस्था के लिए आवश्यक है कि न्यायपालिका स्वतंत्र हो, यानी कि संघ और राज्यों के मध्य किसी भी प्रकार का विवाद हो जाता है तो उस विवाद का निपटारा एक स्वतंत्र न्यायपालिका ही कर सकती है। और भारत के अंदर जो न्यायिक व्यवस्था है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष है। हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स को और यहाँ तक कि लोअर कोर्ट्स को भी पूरी स्वायत्तता दी गई है। और संघ का जो एक अलग विशेषता लिखित और कठोर संविधान होना चाहिए। तो भारत का संविधान लिखित भी है और कठोर भी है, क्योंकि भारत के संविधान में 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और कठोर भी है, क्योंकि इसमें संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 368 में दी गई है। उस प्रक्रिया को अपनाकर इस संविधान में संशोधन किया जा सकता है कि जो एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें दोनों मिलकर, यानी संसद और विधानसभाएं दोनों की सहमति से संविधान में संशोधन होता है। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान में एकात्मता के क्या लक्षण है। तो पहली बात तो है कि केंद्र शक्तिशाली केंद्र। सब जानते हैं कि जो यूनियन है उस यूनियन के अंदर भारत सरकार राज्य सरकारों से बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि भारत सरकार के पास अथाह शक्तियां होती है जो राज्यों को कंट्रोल करती है। विदेशी मामलों के अंदर केंद्र सरकार काफी शक्तिशाली होती है। दूसरा, संसदीय कानूनों की व्यापकता। दूसरा है कि राज्य के जो अलग अलग राज्य होते हैं, अलग अलग कानून बनाते हैं, वो राज्य विशेष तक सीमित हो जाता है, परंतु संसद जो कानून बनाती है वो पूरे देश के लिए लागू होते हैं और उन कानूनों को ऊपर को लागू करना राज्यों का दायित्व बन जाता है। इसी प्रकार अवशेष शक्तियां केंद्र को दी गई है। भारत के अंदर दूसरे देशों के विपरीत जो शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार को दी गई है, कि जो संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची में लिस्टिंग से रहेगी वो सारी की सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास हैं। तो इससे भी केंद्र ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। नेक्स्ट 4 नंबर है आपातकालीन शक्तियां, यानी आपातकाल जो इमरजेंसी पावर्स हैं, जो 3 प्रकार की इमरजेंसी होती है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में, राज्यों में आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। ये जो प्रावधान है वो आपातकाल में केंद्र सरकार को बहुत ज्यादा पावरफुल बना देते हैं, राज्यों को एक तरह से पंगु बना देते हैं। इस प्रकार जो एकात्मकता की ओर जाता है। और भारत के में इकहरी नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान किया गया है। अमेरिका में जैसे कि केंद्र संघ और राज्यों की अलग अलग नागरिकता रख सकती है, दोहरी नागरिकता होती है, परंतु भारत के अंदर इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। भारत में नेशनल सिटीजन रजिस्टर होता है, उसी के अंदर व्यक्ति वो भारत का नागरिक होता है और किसी राज्य विशेष का नागरिक नहीं होता। हम बात करते हैं संविधान संशोधन की लचीली विधि। भाई संविधान संशोधन 368 में दिया गया, उसमें कुछ प्रावधान है, उसके बावजूद कई ऐसे प्रावधान हैं जिनमें संसद जब चाहे संशोधन कर सकती है, सामान्य बहुमत से संसद संशोधन कर सकती है। उसके लिए राज्यों की सहमति भी आवश्यक नहीं है। इसमें यहाँ भी राज्य कमजोर पड़ते हैं। अब केंद्र का राज्यों का पुनर्गठन का अधिकार है कि केंद्र सरकार जब चाहे किसी भी राज्यों का टुकड़े करके अलग राज्य बना सकती है। 2 राज्यों या अन्य राज्यों को मिलाकर या उनके भागों को मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। उनके नाम में परिवर्तन कर सकती है। उसमें राज्यों की सलाह ली जा सकती है, पर उनकी सलाह केंद्र सरकार के लिए बाध्य नहीं है। अब क्षेत्रीय परिषदें बनाई गई है, जोनल काउंसिल्स बनाई गई। ये जोनल काउंसिल्स हैं वो राज्यों के ऊपर केंद्र सरकार एक प्रकार से डिक्टेट करती है इन केंद्र के माध्यम से। ये हम देखते हैं कि राज्यसभा में भी राज्यसभा में भी समान प्रतिनिधित्व है। अमेरिका में वहाँ सीनेट में 50 राज्य, हर राज्य को समान रूप से 2, चाहे वो छोटा हो बड़ा, 2 सीनेटर भेजने का अधिकार है। परंतु इंडिया में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व किया है, तो अलग अलग राज्यों को अलग अलग प्रतिनिधित्व है, जिससे वो राज्य अपने बातें संसद में, राज्यसभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते हैं। अब अखिल भारतीय सेवाएं, ये अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं ये पूरे शासन प्रशासन को चलाती है, चाहे वो केंद्र का शासन हो चाहे राज्य का शासन हो। अखिल भारतीय सेवाएं 3 प्रकार की होती है, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस।
तो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेटिव जो सर्विसेज हैं वो राज्य के प्रशासन के आधार स्तंभ होती हैं, और उनका पूरा डिक्टेशन, उनका पूरा सर्विस रूल्स केंद्र सरकार के द्वारा संचालित होते हैं, तो वो केंद्र सरकार की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा होता है। इसी प्रकार हम देखते हैं एकीकृत न्याय व्यवस्था, यानी भारत में एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम बनाया गया है। राज्यों के अंदर रॉ रूल्स लिए, उसके ऊपर हाई कोर्ट्स होते हैं और उन सब के ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है। तो राज्यों के अपने सुप्रीम कोर्ट्स नहीं होते हैं कि राज्यों का कोई भी विवाद होता है तो केंद्र की तरफ झुकाव ज़्यादा, तो सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा। एक जो सबसे बड़ी वो जो बात है, राज्यों में जो राष्ट्रपति होता है वो राज्यों का संवैधानिक प्रमुख होता है, वो कोई निर्वाचित नहीं होता, अपितु केंद्र सरकार यानी कि राष्ट्रपति भारत सरकार की सलाह पर राज्यपालों को नियुक्ति करता है, और राज्यपाल प्राय ये देखा गया है राज्य के संवैधानिक प्रमुख के दायित्वों को कम निर्वहन करते हैं, अपितु वह राज्यों में केंद्र के एजेंट का रूप में काम करते हैं। इसके अनेक उदाहरण हैं कि केंद्र और राज्यों के मध्य जब भी टकराव होता है तो राज्यपाल जो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है वो अपने दायित्वों को भूलकर वह केंद्र सरकार की एक प्रकार से तोते की तरह केंद्र काम करता है। अगली बात है कि आर्थिक सहायता के लिए राज्यों का केंद्र पर निर्भरता। वैसे तो वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के मध्य किस प्रकार वित्तीय संसाधनों का बंटवारा हो इसका निर्धारण करता है, पर ऐसी बहुत सी ग्रांट्स हैं जिनके लिए राज्य केंद्र सरकार पर निर्भर करता है, और राज्यों की जो आर्थिक स्थिति हम देखते हैं कि वो बहुत अच्छी नहीं है। इस कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण ही राज्य केंद्र सरकार के सामने बार बार झुकते रहते हैं, और केंद्र सरकार अपनी मनमानी राज्यों के साथ करती है। तो इस प्रकार जो संघीय ढांचा बनाया गया है उसमें वो आर्थिक फैक्टर है, वो बहुत बड़ा फैक्टर है, और ये फैक्टर संघ सरकार को काफ़ी मजबूत कर देता है और राज्य सरकारों को काफ़ी कमज़ोर कर देता है। एक प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट्स है ना, सेंटर की डिपेंडेंसीज हैं। इसी के साथ हम बात करते हैं, जब सुरक्षा की बात करते हैं तो सेना पर केंद्र का अधिकार होते हैं। केंद्र सरकार के पास मिलिट्री है, चाहे वो एयरफोर्स हो, डिफेंस, चाहे नेवी हो, चाहे आर्मी हो, इवन तो पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, इन सब के ऊपर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है, राज्यों का इसमें कोई मामला नहीं होता है। तो विदेशी मामले होते हैं, सुरक्षा के मामले होते हैं, युद्ध शांति किसी भी प्रकार का मामला हो तो केंद्र सरकार ज़्यादा प्रभावी रहती है, वो राज्यों को एक प्रकार से डिक्टेट करती है। और प्राय देखा गया है कि केंद्रीय जो एजेंसियां भी है बनी हुई है, वो जैसे चाहे वो सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, या अन्य कोई सेंट्रल एजेंसीज हो, वो सभी एजेंसीज राज्यों सरकारों पर एक प्रकार से शिकंजा कसने की कोशिश करती है, केंद्र सरकार को कमजोर करती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो भारत का संविधान है वो एकात्मकता और संघात्मकता के मुद्दे उलझा हुआ है। अब भारतीय संविधान की जब हम प्रकृति के बारे में चर्चा करें, बात करें, तो ये कई बार ये कहना मुश्किल हो जाता है कि भारत वास्तव में प्योर संघ है, नहीं है। इसके बारे में तो हम कह सकते हैं कि भारत कहीं न कहीं एकात्मकता और संघात्मकता के मध्य वाली स्थिति है। भारत के अंदर हमने देखा कि भारत के संविधान में एकात्मकता के लक्षण भी बहुत ज़्यादा हैं, संघात्मकता के भी कम है। तो इसको कई बार तो कोई अर्थ संघात्मक कह देते हैं, कई अर्थ एकात्मक कह देते हैं, कई बार इसको कहते हैं कि संघात्मक और एकात्मक दोनों ही एक साथ हैं। परंतु केसी वियर ने कहा है कि भारत में का जो संविधान है वो अर्ध संघात्मक है, क्योंकि इसमें संघ सरकार की जो शक्तियां हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और राज्य सरकारों की शक्तियां बहुत कम है। तो इसलिए इसका जो झुकाव है वो संघ की तरफ है, पर पूर्णतया संघ की तरफ नहीं होके इसमें राज्यों का भी अपना एक सम्मानजनक अस्तित्व होता है। इस प्रकार केसी वियर ने कहा कि ये क्वासी फेडरल है। जब हम बात करते हैं कि वस्तुतः अगर हम देखें इसका भारतीय संविधान की प्रकृति का विश्लेषण करें तो ये हमारी सहकारी संघवादी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नजर आता है। इसके अंदर संघ और राज्य मिलकर संघ का निर्माण तो नहीं करते, क्योंकि संघ निर्माण तो संविधान के द्वारा, परंतु संघ का सफल संचालन करने का कार्य संघ सरकारें और राज्य सरकार दोनों करती है। इस प्रकार जब हम देखें तो भारत का संविधान एक प्रकार से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है,
और ये कन्फेडरेशन से अलग है। तो अब हम आज हमने पढ़ा भारतीय संविधान के बारे में, संघीय व्यवस्था के बारे में चर्चा की, और ये बहुत ही ज्वलित विषय है।